हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज हम पार्टनरशिप का जो अगला टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसके बारे में कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जो पार्टनरशिप का फर्स्ट टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस टॉपिक के अंदर बच्चों हम कवर करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये कंप्लीट टॉपिक इस बार बच्चों एग्जामिनेशन में रहेगा 20 नंबर का। 4 क्वेश्चंस 1-1 नंबर के 4 नंबर, 3 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के 6 नंबर, 2 क्वेश्चंस 3-3 नंबर के वापस 6, और 1 क्वेश्चन रहेगा बच्चों 4 नंबर का। बात करें इस बार हमने कौन कौन से क्वेश्चन कवर किए हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और फर्म। कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है बच्चों? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जब पार्टनर्स के बीच का जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होगा उसे बोला जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। व्हेन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, कोई चेंज का मतलब पार्टनरशिप का एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो खत्म होकर नया एग्रीमेंट फॉर्म होगा। और व्हेन एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट इट लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसे बोलेंगे बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, व्हेन अ फर्म कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, कब माना जाएगा कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। या फिर राइट एनी 3 मोड्स व्हेन अ फर्म कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, या फिर 3 मोड लिखिए जहां पर ये माना जाएगा फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन चारों केसेस में ये समझा जाएगा हमेशा कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। अगला क्वेश्चन बच्चों, व्हेन अ फर्म कैन एडमिट अ न्यू पार्टनर, फर्म एक नए पार्टनर को कब एडमिट कर सकती है? तो बच्चों, नए पार्टनर का एडमिशन केवल तब संभव है जब सारे पार्टनर्स एग्री होंगे। अगर एक फर्म में सपोज 20 पार्टनर हैं, एक और नया पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं 21वां, अब 19 पार्टनर कह रहे हैं कि एडमिट कर लो, लेकिन एक पार्टनर डिसएग्री है, तो उस केस में फर्म पार्टनर को एडमिट नहीं कर पाएगी। नया पार्टनर एडमिट केवल तब हो सकता है जब सारे पार्टनर्स एग्री हैं। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, राइट एनी 2 रीजंस फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कोई 2 कारण बताइए कि हमें पार्टनर को फर्म में एडमिट करना पड़े। नंबर 1, व्हेन फर्म रिक्वायर्ड एडिशनल अमाउंट ऑफ कैपिटल, जब फर्म को और कैपिटल चाहिए, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पास और पैसा नहीं है लगाने के लिए। दूसरा, जब फर्म को मैनेजर हेल्प चाहिए, या फिर फर्म को और लोग चाहिए जो फर्म के एडिक्वेट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें, और फर्म जो रिस्क है अनसर्टेनिटी की वो डिवाइड कर सकें। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर कैन रिटायर। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम तीनों पार्ट कवर करने वाले हैं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और रिटायरमेंट। तो बच्चों ये क्वेश्चन है रिटायरमेंट संबंधित, जो है एक पार्टनर रिटायर कब हो सकता है। बच्चों, एक पार्टनर रिटायर हो सकता है जब वो नोटिस सारे पार्टनर्स को सर्व करता है कि मैं फर्म से रिटायर होना चाहता हूँ, ताकि एग्जिस्टिंग पार्टनर ये कंसीडर कर लें कि इस पार्टनर की लायबिलिटी पूरी पेड ऑफ हुई है या नहीं। और जब पार्टनरशिप फॉर्म की थी एट विल, पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन था वो था एट विल, इच्छा के अनुसार, तो जब पार्टनर चाहता है वो पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। अगला, व्हाट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट नीड टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, तो मुझे कौन कौन से एडजस्टमेंट करने होंगे? मुझे एडजस्टमेंट करना होगा रेशियोज का, जहां मुझे सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा। मुझे एडजस्टमेंट करना होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज का, जो पिछले साल तक के प्रॉफिट्स हैं उनका डिवीजन। पिछले साल में किसी साल यदि लॉस हुआ है, फर्म ने राइट ऑफ नहीं किया है, तो वो लॉस हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। वैल्यूएशन, गुडविल का वैल्यूएशन और गुडविल का ट्रीटमेंट, एसेट्स का रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, एसेट्स का वापस रीवैल्यूएशन किया जाएगा, नए फिगर पे एसेट्स रिकॉर्ड होंगी, और लाइबिलिटीज फर्म की जितनी भी थी उनका रीअसेसमेंट होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ हो। एडजस्टमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, जितने भी स्पेसिफिक रिजर्व हैं जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनका एडजस्टमेंट करना होगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, नए पार्टनर यदि एडमिट हुआ है तो उसकी कैपिटल के बेसिस पर फर्म की कैपिटल एडजस्ट करनी होगी। पार्टनर कोई रिटायर हुआ है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल में एडजस्टमेंट होगा। यदि फर्म में चेंज इन पीएसआर है तो नए रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल मुझे डिवाइड करनी होगी, तो वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। तो मुझे चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और रिटायरमेंट, उन तीनों चैप्टर्स में रेशियो कैलकुलेशंस करनी होगी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का एडजस्टमेंट करना होगा, ट्रीटमेंट और वैल्यूएशन करना पड़ेगा गुडविल का, एसेट्स और लाइबिलिटीज के रीवैल्यूड फिगर रिकॉर्ड करने होंगे, स्पेसिफिक रिजर्व का एडजस्टमेंट करना होगा, और
कैपिटल का एडजस्टमेंट करना होगा। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, डिफाइन सैक्रिफाइस रेशियो, या फिर ये आ सकता है राइट द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, या फिर व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो। तो बच्चों सैक्रिफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से माइनस करेंगे न्यू रेशियो, तब निकल के आएगा सैक्रिफाइस रेशियो। अगर मैं इसे डेफिनेशन में कन्वर्ट करूं, एक्सेस ऑफ ओल्ड रेशियो ओवर न्यू रेशियो इज ट्रीटेड एज सैक्रिफाइस रेशियो। बात करें अगले गेनिंग रेशियो की, तो गेनिंग रेशियो क्या है, फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, डेफिनेशन के फॉर्म में एक्सेस ऑफ न्यू रेशियो ओवर ओल्ड रेशियो इज कंसीडर्ड एज गेनिंग रेशियो। बच्चों इस टॉपिक में आज के लेक्चर में हम कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे वो हम अपने अगले लेक्चर्स में रिकॉर्ड करेंगे। और इसके साथ साथ करंट ईयर के एग्जामिनेशन जो मॉडल टेस्ट पेपर है, पिछले साल तक के एग्जामिनेशन पेपर्स में हर एक चैप्टर में से किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है उसका भी डिस्कशन करेंगे। अगली बात करें डिफाइन न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो क्या है, मुझे न्यू रेशियो निकालना है तो ओल्ड रेशियो में से या तो माइनस करूं सैक्रिफाइस और ओल्ड रेशियो में प्लस करूं गेनिंग। एक पार्टनर का या फिर सभी पार्टनर की या तो गेनिंग ही होंगे या फिर सैक्रिफाइस ही होगा। ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं आएगी जहां पर एक पार्टनर को गेन भी हो रहा है और वो सैक्रिफाइस भी कर रहा है। यदि मुझे गेनिंग गिवन है तो मैं ओल्ड में ऐड कर दूंगा गेनिंग शेयर, आ जाएगा न्यू शेयर। यदि मुझे सैक्रिफाइस गिवन है तो ओल्ड में से माइनस कर दूंगा सैक्रिफाइस, तो आ जाएगा न्यू शेयर या फिर न्यू रेशियो। तो यहां से यदि डेफिनेशन बनती है न्यू रेशियो की, तो न्यू रेशियो इस वाले फॉर्मूले से बनाएं तो एक्सेस ऑफ ओल्ड रेशियो ओवर सैक्रिफाइस रेशियो इज नोन एज न्यू रेशियो। नीचे वाले फॉर्मूले से बनाएं तो समेशन ऑफ ओल्ड रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इज ट्रीटेड एज न्यू रेशियो। बच्चों ये बात थी क्वेश्चन नंबर 9 की। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मेड बाय न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द फर्म टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट नोन एज। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है तो वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने उसके हिस्से में जो भी शेयर सैक्रिफाइस किया है तो उस शेयर के सैक्रिफाइस करने का जो कंपनसेशन नया पार्टनर पेड कर रहा है उसे क्या बोलते हैं। या फिर एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ है तो वह एडमिशन के वक्त जो भी कंपनसेशन पेड करेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर को उनके शेयर ऑफ सैक्रिफाइस के बदले, उसे क्या बोलेंगे। तो बच्चों उसे बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो जितना भी शेयर उसने ओल्ड पार्टनर से लिया हुआ है उसके लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल पेड करता है। अगली बात करें वाई न्यू पार्टनर ब्रिंग्स शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ऑन एडमिशन। या फिर वही क्वेश्चन दूसरे वे में आ सकता है कि जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम का शेयर जो है वो गुडविल का प्रीमियम शेयर लेकर क्यों आता है। वो गुडविल का प्रीमियम शेयर इसलिए लेकर आया ताकि उसका जो शेयर है उसने जो फर्म में प्रॉफिट शेयर एक्वायर किया है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर से एक्वायर किया है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर ने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया है, उस शेयर ऑफ सैक्रिफाइस के बदले उसने प्रीमियम का अमाउंट पेड किया है। तो टू कंपनसेट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर विल बी ट्रीटेड एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, वाई अमाउंट ऑफ गुडविल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। जब भी फर्म से पार्टनर होता है रिटायर या पार्टनर की होती है डेथ, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर उस पार्टनर के लिए गुडविल का शेयर क्यों कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सीधी सी भाषा में एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के वक्त वो अपना शेयर सैक्रिफाइस करेगा, सरेंडर करेगा एग्जिस्टिंग के फेवर में। तो वो जो भी अपना शेयर सरेंडर कर रहा है, जिस पार्टनर को सरेंडर कर रहा है, उससे एक प्रीमियम ऑफ गुडविल या फिर उसे अमाउंट ऑफ गुडविल रिसीव करेगा। तो टू कंपनसेट द रिटायर और डिसीज्ड पार्टनर फॉर सैक्रिफाइस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विल कंट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ गुडविल। To compensate the retired or deceased partner for sacrifice his profit share, that's why existing partner contributes for amount of goodwill। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, as per blank self generated goodwill cannot be recorded into the books। तो बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो इश्यू करती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल फर्म अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकती। सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता क्या है इसकी बात करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। 14 क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो पहले बात करें गुडविल क्या है, फिर बात करेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एडवांटेज, उस एडवांटेज का मॉनेटरी वैल्यू विच डेवलप थ्रू गुड नेम
रेपुटेशन एंड वाइड बिजनेस कनेक्शंस नोन एज गुडविल। गुडविल का मतलब एक मॉनेटरी वैल्यू, उस एडवांटेज की जो एक बिजनेस ने अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन क्रिएट करके बनाई है, अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में बेच के बनाया है और उस एंटिटी के बिजनेस कनेक्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो वहां से वो एक मॉनेटरी एडवांटेज क्रिएट करते हैं, उसे बोला गया है गुडविल। इफ दिस गुडविल क्रिएटेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, यदि ये एडवांटेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ने क्रिएट की है तब कहलाएगा सेल्फ जनरेटेड। यदि इस एडवांटेज को कोई दूसरी एंटिटी परचेज करती है, जैसे एक फर्म है ए एंड कंपनी, उन्होंने अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के बाद वाइडर बिजनेस कनेक्शन से मार्केट में एक वैल्यू क्रिएट करी, एक एडवांटेज क्रिएट करी। अब इस एडवांटेज को एक दूसरी फर्म जो है बी एंड कंपनी वो परचेज कर लेती है, तो ए एंड कंपनी के लिए ये गुडविल मानी जाएगी सेल्फ जनरेटेड और बी एंड कंपनी के लिए ये गुडविल मानी जाएगी परचेज्ड गुडविल। व्हेन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेज फॉर गुडविल देन इट इज ट्रीटेड एज परचेज्ड गुडविल फॉर द कंसर्न्ड बायर ऑर्गेनाइजेशन। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, राइट नेम ऑफ एनी टू फैक्टर्स विच अफेक्ट्स गुडविल। ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? तो नंबर वन, नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस किस टाइप के आइटम को बेचने का काम करती है या फिर बिजनेस किस टाइप की बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। लोकेशन, बिजनेस किस जगह है, कस्टमर सपोर्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ये चारों फैक्टर्स ऐसे हैं जो एक बिजनेस की गुडविल को फॉर्मेशन में, गुडविल क्रिएट करने में हेल्प करते हैं और ये चारों फैक्टर्स ही गुडविल को करेंगे अफेक्ट। बच्चों बात करें अगले क्वेश्चन की, इफ एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यदि फर्म का होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन पीएसआर के फॉर्म में, रिटायरमेंट के फॉर्म में, डेथ के फॉर्म में या फिर एडमिशन के फॉर्म में, गुडविल अपीयर्स इन दी बैलेंस शीट देन इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी। जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, या तो कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हुआ है, नया पार्टनर एडमिट हुआ है, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों वो हो गया चेंज, और उस दिन फर्म की बुक्स का मतलब बैलेंस शीट, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, तो एसेट बैलेंस शीट में हम एसेट साइड शो करते हैं, तो फर्म ने एसेट साइड लिख दिया गुडविल, सेल्फ जनरेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है ये गुडविल आपको रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए थी, तो क्या करेंगे, इसको अब राइट ऑफ करेंगे, और गुडविल का डायरेक्ट इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी पे, इसका इफेक्ट आएगा डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड में, और वो भी किस लाइबिलिटी पे, कैपिटल पे। तो मुझे इस गुडविल से डायरेक्ट कैपिटल कम करनी होगी, एंट्री होगी बच्चों ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब मेरा चाहे चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, रिटायरमेंट हो, तीनों केसेस में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब चेंज इन पीएसआर है, तो रेशियो चेंज होने से पहले जो पार्टनर थे और जिस रेशियो में थे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर है तो नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले जो पार्टनर थे फर्म में, डेथ ऑफ अ पार्टनर है या फिर रिटायरमेंट है तो पार्टनर के रिटायर होने से पहले जो पार्टनर थे, पार्टनर की डेथ हुई है, डेथ से पहले जो फर्म में पार्टनर थे, उन सभी के बीच में ये गुडविल राइट ऑफ होगी। किस रेशियो में राइट ऑफ होगी, तो बच्चों वो रेशियो रहेगा ओल्ड रेशियो। It will written off between the old partners in old ratio because it will be treated as self-generated goodwill and cannot be recorded into the books। तो ये हमने रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए थी AS 26 के अकॉर्डिंग, जबकि बिजनेस ने कर दी है रिकॉर्ड तो राइट ऑफ करनी होगी। इसके बेसिस पे या तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है या फिर यदि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 4 या फिर 3 नंबर में, तो वहां पर गुडविल मेरी बैलेंस शीट के एसेट साइड में गिवन होगी। आप लोगों को या तो एंट्री पास करनी होगी कंसर्न अमाउंट से, या फिर मुझे यदि लेजर पोस्टिंग करनी है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे टू गुडविल। अगला है राइट नेम ऑफ मेथड्स यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बच्चों मैंने ऊपर जो गुडविल का एडजस्टमेंट था, गुडविल के एडजस्टमेंट में 2 चीजें हैं, एक तो गुडविल का वैल्यूएशन, एक है गुडविल का ट्रीटमेंट। वैल्यूएशन का मतलब यदि मुझे गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो किस तरीके से निकालूंगा। ट्रीटमेंट का मतलब या तो मुझे वैल्यू गिवन है या मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो फिर उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। पहले अपन बात करते हैं कौन कौन से मेथड हैं जो वैल्यूएशन में हेल्प करेंगे। तो बच्चों वैल्यूएशन के मेथड हैं 3, एवरेज प्रॉफिट, नंबर सेकंड इज सुपर प्रॉफिट एंड नंबर थर्ड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
तीन मेथड जो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे। ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है वो दो टाइप का है, या तो मैं एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करूं या फिर मैं कैपिटलाइजेशन करूंगा सुपर प्रॉफिट का। अब बात करेंगे आगे कि इन तीनों मेथड्स के फॉर्मूले क्या होंगे और फॉर्मूले को अप्लाई करते वक्त कौन कौन सी बातें याद रखें। अगला क्वेश्चन, व्हाई गुडविल नीड्स टू बी वैल्यूड ऑन रिकॉन्सिलिएशन ऑफ द फर्म। गुडविल की वैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है जब फर्म का रिकॉन्सिलिएशन हुआ है। ये बात हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि यदि पार्टनर एडमिट हुआ है तो नए पार्टनर अपने शेयर जो रिसीव कर रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर से, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को उसकी वजह से लॉस हुआ तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए गुडविल वैल्यू की जाती है। यदि चेंज इन पीएसआर है तो वापस कुछ पार्टनर्स को सेक्रीफाइस, कुछ पार्टनर को गेनिंग हो रहा होगा, तो पीएसआर की वजह से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज होगा, या फिर आने वाले समय में उन्हें पिछले टाइम पीरियड के कंपैरिजन होने वाला है घाटा, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 19, राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल की वैल्यू एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला है बच्चों एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। मुझे जिस बिजनेस की गुडविल निकालनी है उस बिजनेस का मुझे चाहिए होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट ईयर्स, मतलब पिछले साल के जितने भी साल से मुझे प्रॉफिट गिवन है उन्हें मैं कर दूंगा टोटल और डिवाइड कर दूंगा उन सभी नंबर ऑफ ईयर्स का। जैसे मुझे पिछले 3 साल के प्रॉफिट गिवन है तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट को करेंगे टोटल और फिर टोटल में डिवाइड कर देंगे 3 ईयर्स का, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ बात बच्चों याद रखनी है, जो मुझे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो केवल बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस का ही कैलकुलेट करना है। इसे कुछ इस तरह से समझें, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो रेडीमेड गारमेंट्स कपड़ा खरीदने और कपड़ा बेचने का व्यापार करती है, इनके पास एक गोडाउन भी है जिन्होंने किराए पे दिया हुआ है। अब इस गोडाउन से जो इनकम जनरेट होती है वो इनकम हम P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इनकम ऑपरेटिंग है। मुझे केवल गुडविल निकालने के लिए चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, वो इनकम है नॉन ऑपरेटिंग, तो वो इनकम में एलिमिनेट कर दूंगा यदि क्वेश्चन में ऐसा कुछ कंडीशंस गिवन हुई है। तब गुडविल निकालने के लिए हमेशा चाहिए होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मुझे कितने साल के लिए गुडविल परचेज करनी है, तो आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। ये बच्चों मेथड है एवरेज प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन, राइट दी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम सुपर प्रॉफिट। पहले बात करें सुपर प्रॉफिट है क्या। सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जिस बिजनेस की गुडविल निकालनी है वो बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाती है पिछले साल से। एवरेज प्रॉफिट सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने निकाला है एवरेज प्रॉफिट मेथड में। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट है, इस नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और उस तरह की दूसरी बिजनेस एंटिटी या फिर उस तरह की इंडस्ट्री में कितना रिटर्न आता है हर साल। जैसे मैंने अभी कपड़े वाली बिजनेस एंटिटी एग्जांपल लिया, तो उस कपड़ा इंडस्ट्री में एवरेज प्रॉफिट जो मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो उस कपड़ा इंडस्ट्री में सपोज मैं जिस बिजनेस को खरीद रहा हूं उसमें प्रॉफिट 80,000 है, लेकिन मैंने उसमें पैसा लगाया था अपना 7 लाख, किसी ऐसी दूसरी इंडस्ट्री में लगाता, दूसरे बिजनेस में लगाता, तो वहां से मुझे 10% रिटर्न मिलता, मतलब मुझे प्रॉफिट 7 लाख लगाने पे हर साल 70,000 मिलता। लेकिन इस बिजनेस एंटिटी में मुझे मिल रहा है 80,000, तो 80,000 इसका एवरेज प्रॉफिट, 70,000 इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट, तो मेरा सुपर प्रॉफिट आता 10,000। सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज का, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व है मल्टीप्लाई करेंगे कितना इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिटर्न है और डिवाइड बाई 100। ये बच्चों फॉर्मूला है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर दी सुपर प्रॉफिट मेथड। इस फॉर्मूले में से सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन आने की संभावना ज्यादा है। याद रखेंगे वापस, सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन है एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। बात करें बच्चों तीसरे मेथड की, राइट दी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन मेथड। मुझे कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट।
या तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया जाए या किया जाए सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यदि मुझे एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट में डिवाइड करूंगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का कि एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से इस बिजनेस की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, इसमें से माइनस कर देंगे कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है, तो मेरा आ जाएगा गुडविल की वैल्यू एज पर दी कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन में एवरेज या फिर सुपर कोई सा भी फॉर्मूला लगाएंगे आंसर हमेशा एक ही आएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट, डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। अगला, फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल विच प्रॉफिट इज टू बी यूज्ड। हम गुडविल की रिक्वायरमेंट है, उस समय हमें प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। अगला, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्टनर्स हैं उनका पैसा कितना लगा हुआ है इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो बच्चों निकाल लेंगे दो फॉर्मूले हैं, एक तो पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। यहां जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है इसे बोलते हैं जो पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस हमने जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। रिजर्व का मतलब है कितना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने रिजर्व में ट्रांसफर किया है, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेज, ऐसे लॉसेज पिछले साल तक के जो हमने राइट ऑफ नहीं किए। या फिर यदि मैं एसेट के बेसिस पर निकालूं तो टोटल एसेट्स, जिसमें से माइनस करेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और एसेट में से केवल वही एसेट लेनी है जो रियल में एसेट हैं। अगर फिक्टिशियस एसेट है वो हम एसेट का पार्ट नहीं मानेंगे। यहां एक बात और याद रखनी, दूसरे वाले फॉर्मूले में करंट अकाउंट का बैलेंस भी इंक्लूड करना है बच्चों। यदि मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, रिजर्व, सरप्लस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस गिवन है, तो मैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट को भी शामिल करूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए। बच्चों यहां मैंने 24वें क्वेश्चन तक बात की गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। मैंने भी बताया गुडविल का वैल्यूएशन अलग होता है, ट्रीटमेंट अलग है। वैल्यू हो सकता है हमें बैलेंस शीट के अंदर गिवन हो तो वहां पर गुडविल मुझे करनी है राइट ऑफ, हो सकता है वैल्यू मुझे निकालनी हो तो निकालने के 3 मेथड, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, अब इसके बाद क्या एडजस्टमेंट करेंगे। यदि पार्टनर एडमिट हुआ है, चेंज इन पीएसआर है, रिटायरमेंट है या फिर डेथ है, इन चारों केसेस में कौन कौन से एडजस्टमेंट करेंगे आगे वो डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यदि नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट हुआ है और अपने हिस्से की गुडविल वो कैश में लेके आया है, गुडविल उस केस में मुझे पहले से ही दी होगी, हो सकता है पूरी फॉर्म की दे रखी हो सकता है पर्टिकुलर पार्टनर की दे रखी हो। मुझे यहां जो एडजस्टमेंट करना है वो नया पार्टनर के केवल और केवल हिस्से की गुडविल से एंट्री करनी है। यदि पूरी फॉर्म की मुझे गुडविल गिवन है तो उसमें से नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल मुझे कैलकुलेट करनी होगी। कैसे करेंगे, गुडविल का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय शेयर, वो पैसा लेके आ गया गुडविल का, उसे बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये पैसा लाया क्यों है, एग्जिस्टिंग पार्टनर में जिस पार्टनर को जितना लॉस हुआ है उसके आने की वजह से उसे कंपनसेट करने के लिए, तो अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखें यहां पर क्रेडिट करेंगे वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जिन्होंने नए पार्टनर के जो शेयर है उस शेयर को कंट्रीब्यूट किया है, तो इसीलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म फॉलो कर रही है फिक्स्ड मेथड तो यहां अप्लाई करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये एंट्री किस रेशियो में होगी, तो बच्चों ये एंट्री होगी सैक्रिफाइस रेशियो में। यही कहता है यदि पार्टनर्स कुछ पैसा विड्रॉ कर रहे हैं गुडविल में से तो वहां पर जो एंट्री करते हैं पार्टनर्स की कैपिटल में से ड्रॉइंग्स करने की, वही एंट्री पास करनी है। एंट्री क्या होगी, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर मेथड फिक्स्ड है तो मानेंगे ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, उस केस में एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, राइट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यदि कैश में गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ पाया तो बच्चों डायरेक्ट एंट्री होती है करंट अकाउंट के थ्रू। क्या एंट्री बनेगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मेथड फिक्स्ड है तब यहां पर आ जाएगा पार्टनर्स करंट, अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग है
तब यहाँ पे तो पार्टनर्स करंट ही रहेगा डेबिट में, लेकिन क्रेडिट में आने वाला है पार्टनर्स कैपिटल। याद रखें, यदि मेथड फ्लक्चुएटिंग है तब सेम एंट्री यही होगी। पार्टनर्स के करंट अकाउंट को तो डेबिट करना ही है, चाहे फिक्स्ड मेथड हो या फिर हो फ्लक्चुएटिंग। व्हाट राइट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट। मैंने ऊपर एडमिशन वाला ट्रीटमेंट देख लिया। अब यदि पार्टनर रिटायर होता है तो उस समय जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। कौन सा पार्टनर कंपनसेट करेगा? जिस पार्टनर को गेनिंग हुआ है या फिर जिस पार्टनर का गेनिंग शेयर आया है। एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करेंगे कम और क्रेडिट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेथड फिक्स्ड है तब एंट्री होगी करंट अकाउंट के थ्रू। अगला, ये बच्चों बात थी एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के कंटेक्स्ट में। अगर इनकेस चेंज इन पीएसआर है, चेंज इन पीएसआर वाले केस में भी एंट्री क्या होगी? जिस पार्टनर को रेशियो चेंज करने के बाद गेन हुआ है उसे करेंगे डेबिट, और जिस पार्टनर को लॉस हुआ है रेशियो चेंज करने की वजह से करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। यदि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर के फॉर्म में, जनरल रिजर्व गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, वो गिवन होगा लायबिलिटी में, तो जनरल रिजर्व का मानेंगे कोई भी अब यूटिलाइजेशन नहीं है, वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व को बनाने का मोटिव कोई भी स्पेसिफिक नहीं है और कहीं भी यूटिलाइज नहीं दे रखा, तो जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। किन पार्टनर्स में बांटेंगे? जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पिछले वक्त तक जो जो पार्टनर थे फर्म में और उनका कंसर्न्ड रेशियो, तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, रेशियो रहेगा ओल्ड। नया पार्टनर एडमिट हुआ, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स। कोई पार्टनर रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट से पहले सभी पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में। चेंज इन पीएसआर है तो पीएसआर चेंज होने से पहले जितने भी पार्टनर्स थे उनके रेशियो में। यदि मेथड वापस फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट थ्रू एंट्री होगी। अगला कहता है व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस अपीयर इन दी बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। यदि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जिसे बोलते हैं लॉस, डेबिट बैलेंस आने का मतलब पी एंड एल में डेबिट एक्सपेंस वाली साइड ज्यादा है इनकम वाली साइड से, तो पी एंड एल में डेबिट बैलेंस है, या फिर पी एंड एल में इनकम वाली साइड ज्यादा है एक्सपेंस वाली साइड कम है, मतलब प्रॉफिट है। तो यदि लॉस है तो लॉस हमेशा करेंगे राइट ऑफ। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बच्चों बैलेंस शीट यदि गिवन होगी क्वेश्चन में, तो बैलेंस शीट में यदि एसेट साइड गिवन है पी एंड एल तो इसका मतलब वो है लॉस। बैलेंस शीट में यदि लायबिलिटी साइड गिवन है उसका मतलब है प्रॉफिट। तो मुझे लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री और प्रॉफिट राइट ऑफ करने की एंट्री। मेथड फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट के थ्रू। चेंज इन पीएसआर है ओल्ड रेशियो में, एडमिशन है ओल्ड रेशियो में, रिटायरमेंट है ओल्ड रेशियो में, ये एंट्री ओल्ड रेशियो में ही होनी है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। अगला, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। अब स्पेसिफिक रिजर्व जैसे WCR है मेरा, IFR है, इन स्पेसिफिक रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जब फर्म का हो रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों स्पेसिफिक रिजर्व अपने पार्टनरशिप में केवल दो ही तरह के आएंगे, एक तो रहेगा WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक रहेगा IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो जो WCR है इसको बनाने का मोटिव था फर्म एस्टिमेशन कर रही है कि फ्यूचर में वर्कमैन मतलब एम्प्लॉइज को कुछ क्लेम पेड करना पड़ेगा, तो उन्हें कंपनसेट करने के लिए बिजनेस ने बनाया WCR। इट लीड्स टू लाइबिलिटी इन नियर फ्यूचर, हो सकता है इसकी वजह से फ्यूचर में पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी जनरेट हो। IFR, इट लीड्स टू डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द नियर फ्यूचर। IFR की वजह से फर्म का एस्टिमेशन है कि भविष्य में जो मेरे इन्वेस्टमेंट है उनकी वैल्यू रिड्यूस होगी, तो इसकी वजह से एसेट कम होगी, इसकी वजह से लाइबिलिटी बढ़ेगी। क्वेश्चन कहता है फर्म ने इस तरह के रिजर्व बना रखे हैं और ये दोनों ही रिजर्व बैलेंस शीट में दिए होंगे लाइबिलिटी साइड। अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट करवाना चाहता है तब क्या करेंगे? यदि क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो बच्चों, यदि क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो ऐसे स्पेसिफिक रिजर्व डायरेक्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किन के बीच में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में।
रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो भी फर्म में जिस रेशियो में पार्टनर था उन्हें इस WCR या फिर IFR को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, स्पेसिफिक रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेथड फिक्स्ड है तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यदि इस स्पेसिफिक रिजर्व का कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, किस तरह का एडजस्टमेंट हो सकता है, मैंने जो स्पेसिफिक रिजर्व बनाया इसके कंटेक्स्ट में जो लायबिलिटी आई वो इक्वल है। स्पेसिफिक रिजर्व जो बनाया उसके कंटेक्स्ट में लायबिलिटी कम है, स्पेसिफिक रिजर्व जो बनाया उसके कंटेक्स्ट में लायबिलिटी है ज्यादा। यदि रिजर्व, मैं पहले बात कर रहा हूं WCR की, रिजर्व और लायबिलिटी इक्वल है तो उस रिजर्व को कन्वर्ट कर देंगे लायबिलिटी में। एंट्री WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम। यदि रिजर्व ज्यादा है लायबिलिटी कम है तो जो भी एक्सेस अमाउंट का रिजर्व बचा वो बांट देंगे पार्टनर्स में। एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम और टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट। यदि रिजर्व की वैल्यू कम है लायबिलिटी ज्यादा है तो एक्सेस लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। किस अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे, आगे बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। तो एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम। सेम ऐसे यदि IFR के कंटेक्स्ट में बनाया है, IFR यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी नहीं बांट देंगे पार्टनर्स में। IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम गिरी तो मुझे कम गिरने का मतलब मैंने रिजर्व बनाया ज्यादा। सपोज मैंने रिजर्व बनाया 1000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी केवल 200, तो वैल्यू तो गिर गई, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करने पड़ेंगे लेकिन वो रिड्यूस होंगे IFR के थ्रू। एंट्री IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल। यदि वैल्यू गिरने की वजह बढ़ गई तो IFR में करूंगा डिस्ट्रीब्यूट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी वो अलग से रिकॉर्ड कर लूंगा। यदि वैल्यू ज्यादा गिर गई तो IFR बंद कर देंगे, IFR अकाउंट डेबिट, एक्स्ट्रा लॉस हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये बात थी बच्चों स्पेसिफिक रिजर्व की। स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं किस रिजर्व का किस तरह से एडजस्टमेंट होगा तो उसके लिए आपको मैंने स्पेसिफिक वीडियो का लिंक देने वाला हूं, वहां जाके देखें आप। बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज विच अकाउंट विल बी ओपन्ड। बच्चों जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन फिगर हमें रिकॉर्ड करने हैं, नई वैल्यू पे एसेट रिकॉर्ड करनी है, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट हुए तो हमें बच्चों एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर रहेगा वो है नॉमिनल। मैंने पिछली क्लास में बताया P&L एडजस्टमेंट का रहेगा नॉमिनल, P&L का रहेगा नॉमिनल, पार्टनर्स करंट का रहेगा रियल, पार्टनर्स कैपिटल का रहेगा रियल और रिवैल्यूएशन का रहेगा नॉमिनल। अगली बात करें बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, एसेट्स लायबिलिटीज, एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज इंक्रीज कोई भी चेंज आए, लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज कोई भी चेंज आए, वो सारा आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। यदि एसेट्स की वैल्यू गिरती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, वैल्यू बढ़ती है एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लायबिलिटी की वैल्यू गिरती है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बढ़ती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। याद रखें जो बेसिक फॉर्मूला अकाउंटिंग का, लायबिलिटीज के ओरिजिनल बैलेंसेस होते हैं क्रेडिट, एसेट के ओरिजिनल बैलेंसेस होते हैं डेबिट। एसेट बढ़ती है डेबिट करेंगे, एसेट कम होती है क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी गिरती है डेबिट करेंगे। इसके अलावा कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड करनी है तो एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का आखिरी में जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, प्रॉफिट या लॉस आने का मतलब यदि क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन की ज्यादा है जहां मुझे हर एक एस्पेक्ट में हुआ है प्रॉफिट, डेबिट साइड का बैलेंस कम है तो ये हो गया फर्म के लिए प्रॉफिट, डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करंट। ऐसे ही यदि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट का बैलेंस कम है तो फर्म को हुआ है लॉस, रिवैल्यूएशन में आया लॉस तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 की। अब बात करें 34 की। व्हाट डू यू मीन बाय हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मतलब ऐसी गुडविल जिसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, मुझे अलग से कैलकुलेट करनी होगी, जो मेजर मैं निकालूंगा एडमिशन के वक्त या फिर रिटायरमेंट के वक्त। हिडन गुडविल क्या है, समटाइम वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, सो दिस वैल्यूज नीड टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सिचुएशन। तो बच्चों हम ये निकालेंगे या तो एडमिशन के वक्त या फिर रिटायरमेंट के वक्त। एडमिशन के वक्त हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे, जो स्टेप नंबर 1 रहेगा, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल।
सबसे पहला स्टेप रहेगा मुझे फर्म की कैपिटल निकालनी है, वो भी किस बेसिस पे, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। कैसे निकालेंगे नए पार्टनर की कैपिटल, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे नए पार्टनर के पीएसआर का रेसिप्रोकल, ये आ गई मेरी फर्म की कुल कैपिटल। दूसरा कहता है कंबाइंड एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, एडमिशन से पहले जितने भी पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल निकालूंगा क्लोजिंग, सारे एडजस्टमेंट, एडमिशन वाले दिन जितने भी एडजस्टमेंट है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, ये आ गई मेरी कंबाइंड कैपिटल। तीसरा स्टेप रहेगा जो मेरी वैल्यू आई है स्टेप नंबर सेकंड में, एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, उसमें ऐड करूंगा नई पार्टनर की कैपिटल को, उसमें ऐड करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां से आ गई मेरी टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। नंबर फोर्थ स्टेप रहेगा हिडन गुडविल। तो स्टेप नंबर 1 में जो टोटल कैपिटल आई फर्म की, उसमें से माइनस करेंगे स्टेप नंबर 3 वाली टोटल कैपिटल को, तो ये आ जाएगी बच्चों यहां से हिडन गुडविल ऑफ एंटायर फर्म। याद रखना है यहां से पूरी फर्म की गुडविल निकल के आई है, स्पेसिफिक पार्टनर की नहीं आई, यहां से गुडविल आई है कंप्लीट फर्म की, इसे बोलेंगे गुडविल ऑफ दी फर्म। यहां से आएगी गुडविल ऑफ फर्म, नए पार्टनर का जो भी पीएसआर रहेगा उसका कर देंगे मल्टीप्लाई, वो उतना पैसा या तो लेके आ जाएगा कैश में या फिर करंट अकाउंट के थ्रू। यदि रिटायरमेंट के वक्त का क्वेश्चन है हिडन गुडविल निकालनी है, तो यहां पर कहता है जितना पैसा पेड करने के लिए पार्टनर्स रेडी हैं रिटायर्ड पार्टनर को, उसमें से माइनस करेंगे रिटायर्ड पार्टनर की कितनी कैपिटल आ रही है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, एक्सेस ऑफ अमाउंट टू बी पेड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर्स ओवर एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट्स आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स नोन एज हिडन गुडविल। क्वेश्चन बच्चों अगला 35 कहता है इफ लेंडर ऑफ द फर्म इज एडमिटेड इनटू फर्म एज अ पार्टनर देन जर्नल एंट्री फॉर कन्वर्टिंग हिज क्लेम इनटू कैपिटल विल बी। यदि कोई व्यक्ति जिसने फर्म को लोन दिया हुआ है वो फर्म में बन गया पार्टनर और उसका जो क्लेम मतलब उसने जो लोन दे रखा था वो हमें कन्वर्ट करना है कैपिटल में, तो उसकी एंट्री रहेगी बच्चों लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसका लोन अकाउंट बंद कर देंगे और वो कन्वर्ट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। अगला एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय अ न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यदि कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ तो एडमिशन के वक्त उसकी जो हमें कैपिटल है वो कैलकुलेट करनी है, कि उसकी कैपिटल यदि गिवन नहीं है तो निकालेंगे कैसे। तो स्टेप नंबर 1 कहता है सबसे पहले तो आपको एक्चुअल कैपिटल निकालनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट। मुझे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद निकालनी होगी स्टेप नंबर 1 में। कौन कौन सी एडजस्टमेंट, एसेट्स लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन, WCR, IFR, गुडविल, इन सारे एडजस्टमेंट को करने के बाद अगला स्टेप कहता है कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर रिकॉन्सिलिएशन। जो मैंने स्टेप नंबर 1 में वैल्यू निकाली उसमें मल्टीप्लाई करूंगा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनका कंबाइंड शेयर नए पार्टनर के एडमिशन के बाद। जैसे सपोज नया पार्टनर एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, तो रिमेनिंग शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर का होगा, वो कितना बचेगा, एक में से माइनस कर देंगे 1/5 जो आएगा 4/5। इस 4/5 का रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स उसका मल्टीप्लाई करेंगे उनकी जो कंबाइंड कैपिटल आई है उसमें, तो यहां से आ जाएगी फर्म की कुल कैपिटल और इस कुल कैपिटल में मल्टीप्लाई कर लेंगे नए पार्टनर के PSR का, तो निकल के आ जाएगा मेरा नए पार्टनर की कैपिटल। इसके बेसिस पर जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब और चर्चा करेंगे डिटेल में। ये मैंने बात की बच्चों कि कैसे कैलकुलेट करेंगे नए पार्टनर की कैपिटल। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, राइट द मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। जब पार्टनर की डेथ हुई तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के कौन कौन से मेथड हैं। तो बच्चों एक मेथड है टाइम पीरियड मेथड और दूसरा है सेल्स या फिर टर्नओवर मेथड। टाइम के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर सेल्स के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, यदि टाइम पीरियड वाला मेथड है तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो वहां पर फॉर्मूला रहेगा प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट ईयर, फर्म का पिछले साल का प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब पार्टनर कितने महीने तक फर्म में रहा, मतलब साल के पहले दिन से लेकर डेट ऑफ डेथ तक का कितना टाइम बनता है, डिवाइड बाई 12 क्यों, सपोज अगर ये टाइम पीरियड आया मंथ्स में, पार्टनर की डेथ हुई 31 जुलाई को,
तो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई हो गए 4 महीने, तो ये टाइम पीरियड आ गया महीने में, तो डिवाइड भी कर देंगे 12 महीने का। अगर टाइम पीरियड आता है नंबर ऑफ डेज में, तो डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज का, और मल्टीप्लाई बाई डिसीज्ड पार्टनर का कितना PSR है। फॉर्मूला प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फर्म, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट ईयर, हो सकता है लास्ट ईयर के बेसिस पे निकालना, हो सकता है पिछले कुछ सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना हो। मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड डिवाइड बाई 12, टाइम पीरियड मतलब साल के पहले दिन से लेकर जब तक पार्टनर की डेथ हुई है उस दिन तक का समय, मल्टीप्लाई करेंगे उस डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसका PSR कितना था। अगला 39, हाउ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर विल कैलकुलेट एज पर दी सेल्स मेथड। टर्नओवर मेथड के अकॉर्डिंग डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले साल का प्रॉफिट, डिवाइड करेंगे पिछले साल की सेल्स का, यहां से आ जाएगा मेरा प्रॉफिट परसेंटेज, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा करंट ईयर की सेल्स उसकी डेट ऑफ डेथ तक की, और मल्टीप्लाई कर दूंगा डिसीज पार्टनर का शेयर। सबसे पहले पिछले साल जो प्रॉफिट था उसमें मल्टीप्लाई करेंगे पिछले साल की सेल्स का, यहां से आ गया पिछले साल की प्रॉफिट परसेंटेज, मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर की सेल्स उसकी डेथ के दिन तक की, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसका शेयर। सर क्या यहाँ पे टाइम पीरियड का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? तो बच्चों करंट ईयर की मैंने जो सेल्स ली है उसके डेट ऑफ डेथ तक की ली है, अगर पूरे साल की मैं सेल कंसीडर करता तब मल्टीप्लाई करते टाइम पीरियड का, उसके मरने के दिन तक की सेल्स है तो उसमें टाइम पीरियड का अलग से मल्टीप्लाई हमें नहीं करना। अगला क्वेश्चन, एज पर सेक्शन ब्लैंक ऑफ ब्लैंक एक्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रिटायर्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। तो बच्चों पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 37 कहता है कि रिटायरिंग पार्टनर को इंटरेस्ट जो मिलेगी वो मिलेगी 6% पर एनम, या फिर रिटायरिंग पार्टनर का डिस्क्रिएशन है कि उसका जितना हिस्सा बनता है वो उस बेसिस पर प्रॉफिट फर्म से एक्वायर कर सकता है। ये सारी बातें कहता है सेक्शन नंबर 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। अगला, इफ एट द टाइम ऑफ पार्टनर्स रिटायरमेंट फर्म डजंट हैव एडिक्वेट कैश, यदि पार्टनर के रिटायरमेंट के वक्त फर्म के पास इतना कैश नहीं है कि वो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर पाए, देन हिज कैपिटल अकाउंट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू लोन अकाउंट। यदि फर्म के पास इतना कैश नहीं है तो फर्म सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग उसे लोन में कन्वर्ट कर देगी और उस पर इंटरेस्ट पेड करेगी 6% सालाना। एंट्री क्या होगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट और लोन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। अगला कहता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू डिसीज पार्टनर ऑन द डेट ऑफ डेथ विल बी जर्नलाइज एज अज्यूमिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी सेम एज बिफोर डेथ। जब पार्टनर रिटायर हुआ उसका मैंने प्रॉफिट का अमाउंट तो कैलकुलेट कर लिया, वैल्यूएशन तो मैंने कर लिया, लेकिन ट्रीटमेंट क्या करूं? ये मानते हुए कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, उनका PSR चेंज नहीं हुआ। यदि रिमेनिंग पार्टनर का PSR चेंज नहीं हुआ उस केस में एंट्री बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करनी है। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि लॉस है फिर एंट्री होगी डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यहां पर हमने सस्पेंस अकाउंट यूज इसीलिए किया है क्योंकि इस सस्पेंस अकाउंट को साल के आखिर में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में कर देंगे राइट ऑफ, उनका PSR चेंज नहीं हुआ तब। यदि एग्जिस्टिंग पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स उनका PSR हो गया चेंज होने का मतलब नए पार्टनर का जो शेयर था वो किस तरह से किस पार्टनर के फेवर में किया है सरेंडर वो गिवन है। तो बच्चों उस केस में एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट, किस पार्टनर को कितना गेन हो रहा है, और जो डिसीज पार्टनर की डेथ हुई है उस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो बच्चों ये था ओवरऑल थियोरेटिकल पार्ट जिसके अंदर मैंने कवर किया चेंज इन PSR, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन। अगर इनकेस कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग मुझे जरूर बताएं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज यदि समझने में कोई आती है दिक्कत तो मुझे जरूर इंटीमेशन करें, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। ऐसे ही बच्चों इसका प्रैक्टिकल पार्ट अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा पहले इस बार प्लानिंग है मैं सबसे पहले थियोरेटिकल पार्ट को फिनिश करूं उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करूं। बच्चों सब उम्मीद है आपको पूरा जो लेक्चर है आज का अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ में आया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और बच्चों डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड और टॉपिक अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।